एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे और दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा पक्की थी। लेकिन अचानक से दोस्तों होता क्या है, इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो कुछ दिनों से थोड़ा सहमा सहमा सा रहता है, चुप चुप सा रहता था, किसी बात का जवाब नहीं देता था। दूसरा दोस्त पूछता था कि क्या हुआ भाई, तो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता था। एक दिन दूसरा दोस्त ये जिद पकड़ के बैठ जाता है कि इससे आज मैं पूछ के ही रहूँगा कि आखिर ये चुप चुप क्यों रहता है। और वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई आज तो तू मुझको बता, आखिर तू चुप चुप क्यों रहता है, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देता। तब जाके इसका पहला वाला दोस्त बताता है कि भाई आज मैं तुझे सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। तो दूसरा दोस्त पूछता है कि हाँ बता। ये कहता है कि भाई तेरी पत्नी से पिछले 2 सालों से मेरे शारीरिक संबंध हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये वाली बात मुझे अंदर अंदर खाई जा रही थी कि मैं तेरे पीछे से तेरे घर पे जाता था, तेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तुझे धोखा दिया। अब जैसे ही ये वाली बात दूसरा वाला दोस्त सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई जैसे दोस्त ने उसके साथ धोखा किया, उसी की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद में इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत विवाद होता है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। ये दोनों दोस्त दोस्तों की तरह ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या होता है, अचानक से इस गांव में 4 कत्ल हो जाते हैं और 4 कत्ल भी ऐसे होते हैं कि मानो उन चारों लोगों ने आत्महत्या की हो। पुलिस इस गुत्थी को सुलझा ही नहीं पा रही थी और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को पूरे 7 महीने का समय लगता है। और जैसे ही 7 महीने पूरे होते हैं और कातिल सामने आता है तो पता चलता है कि ये कत्ल किस लिए हुए हैं। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर ये 4 कत्ल किसने किए, क्यों किए और क्या बात रही होगी कि ये कातिल 7 महीने तक बचा रहा। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले से और यहीं का एक थाना लगता है थाना रोटा। और रोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है कीलपाड़ा। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 5 नवंबर 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का समय होगा। इसी गांव की एक महिला होती है जिसका नाम है बबीता। बबीता अपने पति को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो और कितनी देर में घर आ रहे हो। तो उसका पति उससे कहता है कि मैं मंदिर पे हूँ और मंदिर पे गांव की एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग हो रही है, इसीलिए मैं मीटिंग में हूँ और मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। इसी बीच में वो फ़ोन काट देता है। अब बबीता उसको दोबारा से फ़ोन करती है कि अरे पूरी बात तो सुन लेते, आपने ऐसे ही फ़ोन काट दिया। तो रवि कहता है कि देखो मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, फिर से फ़ोन काट देता है। अब बबीता दोबारा से फ़ोन करती है रवि के पास और रवि उसको डांटते हुए कहता है कि तुम्हें परेशानी क्या है, तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो। तो बबीता उससे कहती है कि आप ऐसा करो, आपको जितनी देर लग रही है लगने दो, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि आप कितनी देर में घर आओगे ताकि मैं खाना बना के तैयार रखूँ। तो रवि बताता है कि मुझे अभी आने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, तुम उसी हिसाब से खाना बना के रखो। और इसके बाद रवि फ़ोन काट देता है और जो मंदिर में मीटिंग हो रही होती है उसे अटेंड करता है और लगभग 1 घंटे बाद यानी कि रात को 9 बजे वो अपने घर पहुंचता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी बबीता को आवाज़ देता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तो ये बार बार दरवाज़ा खटखटाता है, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती अंदर से। इसके बाद रवि क्या करता है, जो घर की खिड़की होती है उसके अंदर झांक के देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी पत्नी सो रही हो। रात के 9 बजे हैं, इतनी जल्दी सो भी कैसे सकती है। अब रवि जो है जैसे ही खिड़की में से अंदर झांकता है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अंदर दोस्तों उसकी पत्नी बबीता और उसके 3 बच्चे फांसी के फंदे पर लटके हुए होते हैं। अब जैसे ही रवि ये देखता है कि उसकी पत्नी बबीता फांसी के फंदे पर लटक रही है और उसकी बगल में उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही रवि ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो अड़ोसी पड़ोसी उसकी आवाज़ सुनते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ,
तो वो बताता है कि मेरी पत्नी बबीता ने फांसी लगा ली है और उसके साथ में उसके जो 3 बच्चे हैं उनको भी फांसी लगी हुई है। गांव वाले चौंक जाते हैं, उसके दरवाजे को तोड़ा जाता है, घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो गांव वाले भी घर के अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। उसकी पत्नी बबीता और उसके 3 बच्चे, जिनमें कि सबसे बड़ी बेटी होती है रिया जिसकी उम्र 8 साल है, और दूसरे नंबर का बेटा होता है सूरज जिसकी उम्र 5 साल होती है, तीसरे नंबर का बेटा होता है सुजीत जिसकी उम्र 3 साल होती है, और इसकी पत्नी बबीता जिसकी उम्र 26 साल होती है। ये चारों के चारों लोग फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। इसी बीच कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि गांव में एक ही घर में 4 लोगों ने फांसी लगा ली है, आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। जो इसकी पत्नी है बबीता, उसके परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है, उसके परिवार वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस बबीता और उसके 3 बच्चों की लाश को हिरासत में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर रवि से पूछते हैं पुलिस वाले कि जब इन लोगों की हत्या हुई थी या फिर इन लोगों ने आत्महत्या की थी उस समय तुम कहाँ थे? तो रवि बताता है कि मैं मंदिर पे था मीटिंग में, और मीटिंग अटेंड करके मैं जैसे ही घर पे आया तो मैंने देखा कि ये चारों लोग फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। अब उनको देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे बबीता ने आत्महत्या की हो। इसके बाद जो बबीता की माँ होती है निर्मला देवी से पूछा जाता है कि आपकी बेटी के बारे में आपको क्या लगता है कि इसने आत्महत्या की होगी या फिर आपके दामाद ने आपकी बेटी की हत्या की है? तो निर्मला देवी बताती है कि मेरी बेटी जो है वो मानसिक रूप से थोड़ी बीमार है। वो किसी न किसी बात पर अपने बच्चों को मारा करती थी, पीटा करती थी। हम उसे समझाते थे कि बच्चे छोटे हैं, इनको मत मारो, लेकिन वो किसी न किसी बात पर इन बच्चों को मारती थी, पीटती थी और हम उसे रोकते ही रहते थे। लेकिन हमें क्या पता था कि आज उनकी बेटी आत्महत्या कर लेगी। हाँ, मेरी बेटी आत्महत्या कर सकती है क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है, वो कुछ भी कर सकती है। अब दोस्तों, पुलिस वाले यही समझते हैं कि जो बबीता है उसने आत्महत्या की होगी और उसी ने शायद अपने 3 बच्चों को भी फांसी के फंदे पे लटकाया होगा, क्योंकि 3 साल, 5 साल, 8 साल के बच्चे फांसी तो लगा नहीं सकते। अब इसके बाद दोस्तों आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट कुछ और ही बता रही होती है। पता चलता है कि इसके जो 3 बच्चे हैं उनका पहले गला घोटा गया था, उनकी हत्या की गई थी, इसके बाद उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। और जो इसकी पत्नी है बबीता, उसका भी गला घोटा गया था और गला घोटने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। अब इन चारों लोगों को पहले किसी ने मारा था, इसके बाद इनको फांसी के फंदे पर लटकाया था। यानी कि अब जो आत्महत्या का केस था वो मर्डर में बदल चुका था। पुलिस सक्रिय हो जाती है और फिर से रवि से पूछताछ करती है कि बताओ तुम्हारी पत्नी की हत्या किसने की होगी? तो वो बताता है कि साहब, मैं तो मंदिर पे था, मुझे क्या पता कि मेरी पत्नी की हत्या किसने की होगी, आप ही पता कीजिए। मेरे हिसाब से तो कोई गांव में ऐसा है नहीं जिससे मेरी लड़ाई हो, झगड़ा हो, जिससे किसी से मेरी दुश्मनी हो जो मेरी पत्नी और बच्चों को आके मारे। अब रवि का कोई दुश्मन भी नहीं है गांव में। अब पुलिस वाले और ज़्यादा परेशान। आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था कि घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी पता चल सके। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस जो है बबीता की कॉल डिटेल निकलवाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि बबीता किससे बात करती थी, कितनी कितनी देर तक बात करती थी। और इसके बाद एक नाम सामने आता है और वो नाम सामने आता है नीलेश कुमार का। अब पुलिस वाले नीलेश कुमार के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन नीलेश कुमार जो है गांव में नहीं होता। नीलेश कुमार गांव से गायब होता है। पुलिस वाले जगह जगह पे दबिश मार रहे थे, जगह जगह उसे ढूंढ रहे थे, सारी रिश्तेदारियों में जा रहे थे, लेकिन नीलेश कुमार उनके हाथ आता ही नहीं। दोस्तों, इस केस को पूरे 7 महीने हो चुके थे, यानी कि नवंबर 2024 में बबीता और उसके 3 बच्चों की हत्या की गई थी और अब जुलाई 2025 आ चुका था। और जुलाई 2025 में पता चलता है मुखबिर के द्वारा पुलिस को कि नीलेश एक जगह पे मौजूद है। पुलिस तुरंत उस जगह पे जाती है, नीलेश को गिरफ्तार करती है और फिर उसे उठाकर थाने लेकर आती है और फिर उससे पूछती है कि बताओ तुम इतने दिन से कहाँ थे और तुमने बबीता की हत्या क्यों की? शुरुआत में तो नीलेश जो है अपनी बात से मुकर रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने बताया कि जिस समय पे बबीता की हत्या हुई थी उस समय पे तुम उसके घर पे थे और तुम्हारी लंबे लंबे समय तक उससे बात हुआ करती थी और जिस समय हत्या हुई थी तो तुमने उसको मारा होगा। अब पुलिस वाले जो है नीलेश के साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं और सख्ती बरतने के बाद
नीलेश शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि रवि जो है बबीता का पति नीलेश का लंगोटिया यार था, इसीलिए नीलेश जो है रवि के घर पे जाया करता था उससे मिलने। कहीं ना बाहर भी जाना होता था तो नीलेश रवि के घर जाता था, उसे वहाँ से उठाता था, फिर जहाँ जाना होता था वहाँ पे जाते हैं। इसी बीच नीलेश की आंखें जो है रवि की पत्नी बबीता से लड़ जाती हैं और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप जाता है। और जब जब रवि घर से बाहर हुआ करता था तब तब नीलेश क्या करता था, रवि के घर पे जाता था, बबीता के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। और ये कहानी जो है पूरे 2 साल चलती है। अब ये कहानी पूरे 2 साल जब चल जाती है, इसके बाद बबीता कहती है नीलेश से कि मुझे अब रवि के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन रवि मुझे तलाक देगा नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि तुम जो है रवि को मार दो ताकि रास्ते का कांटा रास्ते से हट जाए और इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, 3 बच्चे हैं उनको भी हम दोनों ही मिलके पालेंगे। अब जब बबीता ने नीलेश से कहा कि तुम रवि को मार डालो तो नीलेश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि वो मेरे दोस्त को मारने के लिए कह रही है। अब नीलेश जो है थोड़ा सहमा सहमा सा रहने लग गया कि जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो उसके दोस्त की पत्नी है, और अब दोस्त की पत्नी उससे कह रही है कि तुम रवि को मार डालो। अब नीलेश के मन में सदमा सा लग गया कि मैं अपने दोस्त को मार तो सकता नहीं। और दूसरी बात ये थी कि नीलेश बबीता से शादी भी नहीं करना चाहता था, ना ही उसके बच्चों को पालने वाला था। अब बबीता नीलेश के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ रहना है। अब नीलेश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो सहमा सहमा सा रहता था। अब रवि उसको देखता था कि यार ये चुप चुप क्यों रहता है। वो जब भी उससे बात करता था तो नीलेश चुप ही रहता था, उसकी बातों का जवाब नहीं देता था। इसीलिए रवि ने एक दिन उसको पकड़ लिया और उसके अपने साथ बिठाया और उससे पूछा कि बात क्या है, कोई कर्जा चाहिए तेरे ऊपर, परिवार वाले कोई दबाव डालने, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता। इसके बाद नीलेश जो है रवि को पूरी कहानी बताता है कि देख मैंने तेरे को धोखा दिया है, मैं तेरे पीछे से तेरे घर पे जाया करता था, तेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, और ये कहानी पिछले 2 सालों से चल रही है, और अब तेरी पत्नी मुझसे कह रही है कि मैं तेरी हत्या कर दूं ताकि तू रास्ते से हट जाए। अब रवि जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पत्नी से वो इतना प्यार करता था, उसके 3 बच्चे भी हैं, वो पत्नी उसको धोखा दे रही थी पिछले 2 सालों से। अब वो नीलेश से पूछता है कि तू क्या चाहता है, तो नीलेश कहता है कि देख तू मेरा दोस्त है और मैं तेरे को जीवन में नहीं मार सकता, ना ही मैं तेरे को मारने की कभी सोच सकता हूँ। बस अब मैं परेशान इसलिए हूँ कि तेरी पत्नी बबीता जो है वो मेरे ऊपर प्रेशर डाले हुए है, अब मैं क्या करूँ तू मुझे बता। इसके बाद रवि नीलेश से कहता है कि देख जो मुझे मारना चाहती थी ना उसकी वजह से तू परेशान है, मुझे तो उसने धोखा दे ही दिया, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों मिलके उसे रास्ते से हटा दें। अब तेरा जो बीच का कांटा है वो भी हट जाएगा, वो मेरे को धोखा दे चुकी है, आज तेरे साथ गई है कल किसी और के साथ जा सकती है, इससे अच्छा तो ये है कि हम दोनों मिलके उसे रास्ते से हटा देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये दोनों जो है बबीता को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद तारीख तय होती है 5 नवंबर 2024। 5 नवंबर 2024 को क्या होता है, नीलेश और रवि शाम को ही घर पे पहुंच जाते हैं और उस समय पे इनके तीनों बच्चे जो है सो रहे होते हैं और बबीता जो है जाग रही होती है। अब इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, घर में घुसते ही बबीता के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके दोनों, एक आदमी उसके हाथ पकड़ता है और एक आदमी उसका गला घोंटता है, और तब तक उसका गला घोंटता है जब तक कि वो मर ना जाए। और जब ये दोनों मिलके बबीता का गला घोंट रहे थे, उसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो उसकी बेटी होती है बड़ी वाली रिया, वो जाग जाती है और वो देख लेती है कि पापा और जो अंकल घर पे आते हैं वो दोनों मिलके उसकी माँ के साथ कुछ कर रहे हैं। उसकी माँ के मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही और इतनी ही देर में उसकी माँ बबीता ज़मीन में गिर जाती है, यानी कि वो मर जाती है। अब मर जाती है तो इसके बाद क्या होता है, ये दोनों को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिया बाहर जाके किसी को बता दे कि कल रात को ऐसे ऐसे घर पे हुआ था। इसीलिए ये दोनों मिलके रिया को पकड़ लेते हैं और फिर रिया का गला घोंटना शुरू करते हैं। और जब ये दोनों रिया का गला घोंट रहे थे तो उसी बीच में दोस्तों जो उसका बेटा होता है सूरज, उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब सूरज की आंखें खुल जाती हैं तो फिर सूरज को ही मारना पड़ता है। और जब ये सूरज को मार रहे थे उसी बीच जो इसकी तीसरी बेटी होती है सुजीत, जो बेटा होता है सुजीत, वो जाग जाता है।
अब इनको सुजीत को भी मानना पड़ता है। यानी कि बबीता, रिया, सूरज, सुजीत, इन 4 लोगों का इन लोगों ने गला घोंट दिया। इसके बाद रवि क्या करता है, वो चला जाता है मंदिर, और मंदिर जाके वो मीटिंग में बैठ जाता है ताकि ऐसा लगे कि वो तो मीटिंग में बैठा हुआ था, 8 बजे घर से निकला था। और जो सुजीत है, सॉरी इसका जो दोस्त है नीलेश क्या करता है, इन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाता है एक एक करके घर में, और घर से बार बार रवि को फ़ोन करता है ताकि कॉल लिस्ट में ये आए कि देखो उसकी पत्नी बबीता उसको बार बार फ़ोन कर रही थी, मैं तो मीटिंग में बैठा हुआ था। और इसके बाद नीलेश वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब दोस्तों ये दोनों सोचते हैं कि ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन पुलिस जो है बाल की खाल भी निकाल लेती है। और जिस समय पे ये अखबार में खबर आई थी कि एक पत्नी ने अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली, तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर माँ ऐसी कौन सी मानसिक रूप से बीमार थी कि उसने अपने बच्चों की भी जान ले ली, अकेली भी तो मर सकती थी। लेकिन जब जुलाई 2025 में इस केस का खुलासा हुआ तो दोबारा से अखबार में एक खबर छपी, और उस समय जब खबर सामने आई तो सब लोग चौंक गए कि पत्नी जो है अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मारना चाहती थी, लेकिन इस समय पे आशिक ने और पति ने, इन दोनों ने मिलकर पत्नी को भी मार दिया और उसके 3 बच्चों को भी मार दिया। अब दोस्तों ये खबर तो चौंकने वाली ही थी। अब इन दोनों दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आज का समय ऐसा बचा नहीं है कि हम किसी के ऊपर भरोसा कर सकें, चाहे यार दोस्त हो चाहे कोई रिश्तेदार। और एक और बात बतानी थी, आज से 2 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। अब दोस्तों केस का खुलासा हो चुका है। केस के खुलासे में 2 लड़के सामने आए हैं जिनमें शोएब और शकील हैं। शोएब और शकील क्या करते हैं, शोएब और शकील दिल्ली से कबूतर लेके आया करते थे, उनके गले में उनके पैरों में लाल और हरी लाइट बांध दिया करते थे, फिर उन्हें उड़ा दिया करते थे, जिसकी वजह से गांव वालों को लगता था कि शायद आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और गांव वाले परेशान रहते थे। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, उन कबूतरों का पीछा किया। पहले वो भी उनको ड्रोन ही समझ रहे थे। अब कबूतर जैसे ही जंगल की ओर गए तो पुलिस वालों ने उन कबूतर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद शोएब और शकील का नाम सामने आ गया और इसमें 3-4 नाम और सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों जो खुलासा मैंने किया था, मैंने बताया था कि कोई भी ड्रोन नहीं है, उसका खुलासा अब हुआ है, जिसकी कहानी मैंने 4 दिन पहले सुनाई थी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है आज की कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। एक बात और, नीचे लाइक के बटन के साथ में हाइप का बटन आता है, जब आप लाइक के बटन को दाबेंगे तो हाइप भी आएगा, या फिर कमेंट वाले को ऐसे स्लाइड करेंगे तो उसके बगल में हाइप आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा चैनल और हमारी वीडियो बूस्ट हो सके और आगे भी बढ़ सके। नमस्कार।